नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो अध्यायवार विभाजित हर प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन है, जो कि 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है। और ये पुस्तक जो है दोस्तों, वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, जो कि 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न को सम्मिलित करके बनाया गया है। और इस पुस्तक में दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो हम लोग 24 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेशन में हम लोग 25वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके विषय सूची को। इसके अनुक्रमणिका को देखें, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित इसके विषय सूची को देखें तो दोस्तों 1 से लेकर के हम लोग लगभग इस खंड में 20 के बाद हम लोगों ने कुल मिलाकर देखें तो 24 अध्याय को कवर कर लिया है। अर्थात संसदीय समितियां के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इस अध्याय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं संसदीय अधिनियम के बारे में, जो कि 25वां अध्याय होगा। और अभी तक आप लोग इसके पहले 24 अध्याय को नहीं देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे संसदीय अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उनके प्रश्नोत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने चैप्टर संसदीय अधिनियम की ओर, जो कि 25 नंबर अध्याय है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं 25वां अध्याय, जो कि संसदीय अधिनियम से संबंधित है। और सबसे पहले देखते हैं इसके नोट्स को, जो कि कह रहा है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 वर्ष 1954 ईस्वी में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। उसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम में इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षण संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों के सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उपखंड क में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
यह होता था। दोस्तों, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष निर्धारित किया गया था या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। दोस्तों, मजदूर किसान शक्ति संगठन अर्थात MKSS नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात NGT का गठन किया गया है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है, पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है। इससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न कोश को। पहला प्रश्न जो कि कह रहा है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया या प्रथम बार लागू हुआ? वो हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम वर्ष 1954 ईस्वी में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। नोट कह रहा है, इस प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद में इनेक्टेड शब्द का प्रयोग हुआ है या इनेक्टेड शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिनियमित। दोस्तों, जबकि हिंदी में इस संदर्भ में लागू या प्रभावी या इफेक्टिव शब्द प्रयुक्त है। दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। दोस्तों, वे अपराध है संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। दोस्तों, ये सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय और उसके बाद संज्ञेय तथा असमनीय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या है? दोस्तों, सभी अपराध जो हैं वो संज्ञेय हैं और उसके बाद में कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 और उसका खंड 1 के तहत दंड प्रक्रिया सहित 1973 ईस्वी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए और डी दोनों हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है
तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। धारा उसके ऊपर लगेगा दोस्तों धारा 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इस तरीके से 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। वो किया गया है दोस्तों धारा 10 क के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा क 10 क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अपराधियों या सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार जो है वह है संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 का खंड 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 9 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। दोस्तों इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखिए 10 नंबर जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। वो किया गया है दोस्तों धारा 14 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन उत्तरदायी होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निदेशक, प्रबंधन और सचिव। इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह धारणा करेगा कि यह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। इस तरीके से 13 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, अस्पृश्यता से अद्भुत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, न्यायालय
न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। दोस्तों ऐसा अपराध जो है वो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, तब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। दोस्तों वो किया गया है धारा 14 क के तहत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। इस तरीके से 16 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में या निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों नीचे 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बताना है कि कौन सही सुमेलन नहीं है। तो दोस्तों सही सुमेलन का देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलन नहीं है, अर्थात 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये सही सुमेलन नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती या निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी ही होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों सही उत्तर के चयन के संदर्भ में देखें तो पहले है भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 1878 ईस्वी से। वहीं शाही पद अधिनियम, इसका संबंध हो जाएगा 1876 से, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 2 से और बी का मिलान हो जाएगा 1 से। उसके बाद में सी को देखें, जो कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इसका मिलान हो जाएगा 1861 से, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, इसका मिलान हो जाएगा 1869 से। इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4, जबकि डी का हो जाएगा 3। तो इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और सबसे पहले इसके कूट को देखते हैं। तो ऐसे कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और इसके सही सुमेलन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में और शाही पद अधिनियम 1876 ईस्वी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ईस्वी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। दोस्तों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 दिसंबर 2005 ईस्वी को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस तरीके से 19 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। दोस्तों सामाजिक अधिनियम की बात करें तो वो मीसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मीसा अर्थात MISA, मीसा जो है मीसा नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 ईस्वी में बना था तथा 1977 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया था। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि प्रश्नगत तीनों अधिनियम जो है वो सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो इसमें हो जाएगा उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद वाले कथन को देखें,
तो कथन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका संवैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 3 कथन सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, वर्ष 1986 ईस्वी में संसद द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की बात करें तो वो 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। इसके बाद पढ़ते हैं आगे और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ईस्वी प्रवृत्त हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 30 जनवरी 1990 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 ईस्वी को प्रवृत्त हुआ था। अगला 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। वो किया गया दोस्तों अधिनियम 1989 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। दोस्तों कुल धारा की बात करें तो कुल धारा है 23, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल मिलाकर के 23 धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों का क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे प्राप्त की गई है। वो दोस्तों शक्तियाँ प्राप्त है उसे केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 26 नंबर जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। वो किया गया है दोस्तों धारा 2 के ख और ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित धारा 2 ख और ग में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। दोस्तों वो दंड का प्रावधान है कम से कम 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 2, 3, 2 और उसका 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। वो है दोस्तों धारा 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14(1) में
शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए या एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। दोस्तों, राज्य सरकार जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रायोजन है। दोस्तों, उसका प्रायोजन है शीघ्र विचारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। दोस्तों, उच्च न्यायालय में अपील होती है तथ्यों एवं विधि दोनों के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा क के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय की किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्विरणीय आदेश नहीं है, इसके विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किसी का सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, ये सिद्धांत पर आधारित है, वो सिद्धांत है संरक्षा विभेद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है। दोस्तों, ये शक्ति है राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को है। अगला प्रश्न 34 नंबर जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। दोस्तों, न्यायालय के द्वारा उपधारित किया जा सकता है दुष्प्रेषण, उसके बाद में सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। वह है दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 5 क तथा अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। दोस्तों वो इसके रिपोर्ट की बात करें तो इसमें स्टार मार्किंग की गई है आयोग के द्वारा। फिलहाल हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 16 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेंगे, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजा जाएगा या भेजेगा और संबंध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिनों की अवधि अर्थात इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित होगी। 60 दिनों की अवधि के भीतर ही विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 37 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। दोस्तों पूर्णतः निषिद्ध है गिरफ्तारी और जमानत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात धारा 18 के अंतर्गत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराधों का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि उप अधीक्षक रैंक से कम न हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा 1995 ईस्वी में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का न हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। दोस्तों वो शक्ति है पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वो शक्ति है दोस्तों सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए
विकल्प में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है कि दोस्तों ये जो है वो अपने बचाव के लिए भी अभिवाक नहीं ले सकता है कि वह इसके लिए जो है दोस्तों, इसके ऑप्शन को देखते हैं, स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल इसके देखते हैं डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव के अभिवाक ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए एवं सी दोनों में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर ए और सी सही हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। दोस्तों विकल्प ए और सी सही होगा, क्योंकि विकल्प ए कह रहा था कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, और विकल्प सी कह रहा था दोस्तों कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए बोनस अंक प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। दोस्तों इसके कारावास की बात करें तो इसका कारावास हो जाएगा जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की भी हो सकती है और जुर्माने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस अवस्था में जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से। आगे बढ़ते हैं, ये दो तरीका की उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की भी हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य कथन की बात करें तो असत्य कथन हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। यह कथन जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ख) और (घ) में परिभाषित है, जबकि धारा 2(घ) विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत नहीं है। सॉरी दोस्तों अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। वो किया गया है दोस्तों धारा 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिला में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास की सुविधा कराने के लिए किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
इस तरीके से 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 18 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों या योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। दोस्तों इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा के द्वारा 12 मई 2005 को और पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने की 120 दिन के पश्चात 12 या 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि को 2005 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है, यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का उपखंड क में प्रदत्त वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं और अब देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो ये है कि यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 51 नंबर जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार। दोस्तों सूचना का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार भी है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभीष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में 2 विकल्प चयनित करने हों तो विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत ही इसका समुचित उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और उसके बाद में संसूचित नागरिकता और डी हो जाएगा लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। अर्थात ये चारों के चारों उल्लिखित हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और संसूचित नागरिक एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये सभी शामिल हैं। इस प्रकार से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर जो कि कह रहा है,
सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों कथन सही नहीं है इसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबके या वर्गों के सशक्त करने के लिए काम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। इसका सही आंसर देखें तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पूरे विकल्प को। इसके लिए दोस्तों आयोग के द्वारा स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प बी का स्पष्टीकरण जो है वो इस प्रकार से है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 में उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। आगे पैराग्राफ को देखें जो कि कह रहा है इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने जो कि 31 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है और हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा वर्ष 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो निर्धारित कर दिया गया है। जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों इसका संबंध है आरटीआई अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में अरुणा रॉय, उसके बाद में निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 ईस्वी से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार के अकाल राहत कार्यों को दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 57 नंबर जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। दोस्तों वो है नामित शर्मा बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है
प्रश्नगत वादों में से नामित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों नीचे दो कथन, एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब दोनों को पढ़ने के बाद विचार करना है। पहला कथन ए कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं कथन एक जो है, कथन ए बिल्कुल सही है। अब कारण आर को देखते हैं। आर जो कि कह रहा है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ये कारण आर भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को पहले देखें जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वह है सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंचने से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ये किया गया है दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, मद्रास उच्च न्यायालय की 2 स्तरीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ ने न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रवि चंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। दोस्तों इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो दोनों की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रकार से 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों सम्मिलित नहीं है उसकी बात करें तो वह है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 ईस्वी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अर्थात वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण अर्थात नोडल एजेंसी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अर्थात वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है,
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ग्राम सभा ही है जो प्राधिकारी होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारियों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी हैं। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए था या हुए थे? दोस्तों इसके लिए देखें तो पहला कथन जो है वो है दोस्तों स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकरण के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की अधिकार का अंग माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और भी कथन को। तो ये 2-3 और कथन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात केवल कथन एक सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है इसके अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन अक्टूबर 2010 ईस्वी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी की स्थापना की गई थी या स्थापना हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? दोस्तों वो दायर कर सकता है 90 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 67 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों सत्य कथन नहीं है, इसके बारे में बात करें तो ये कथन जो है दोस्तों इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रस्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और उसके बाद में बोनस भुगतान अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, अर्थात 1, 2 और 4 जो वाक्य है दोस्तों वो सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम एक्ट जो कि है वो 1976 को शामिल किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 69 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात करें तो यह है भारतीय संविदा अधिनियम 1870। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें और इसके सही सुमेलन को देखें तो इस प्रकार से रहा है दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 में, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में, साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय
अधिनियम 1930 ईस्वी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है। दोस्तों सही सुमेलन की बात करें तो वो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 ईस्वी। ये सही सुमेलन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये जितने भी सुमेलन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम वर्ष 1907 में लगाया गया, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए अधिनियम और उसके वर्ष सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। दोस्तों आपदा प्रबंधन एक्ट जो है वो 2005 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है आपदा प्रबंधन एक्ट अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा के द्वारा 28 नवंबर 2005 ईस्वी को तथा लोकसभा के द्वारा 12 दिसंबर 2005 ईस्वी को पारित किया गया था तथा 23 दिसंबर 2005 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हुआ था। इसके तहत राष्ट्रपति राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारों की या प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों वो हुआ था 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 73 नंबर जो कि कह रहा है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वह है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के शीर्ष निकाय हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक सदस्य होते हैं। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये अधिकार जो हैं वो प्राप्त हुए थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, अर्थात 2 और 4 जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 और 4 सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे अनुसांगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों नीचे कथन जो है वो दिया हुआ है आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा कथन है राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों अगले कथन की बात करें तो कथन 3 जो है वो कह रहा है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। और चौथा कथन है आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अर्थात कथन 2 और 4 बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो कूट के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 और 4
सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। अतः यह निर्णय आधार या प्रमाणीकरण विनिमय 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने का प्रावधान जो गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि KYC मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीयन प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित अभ्यर्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग विधि सम्मत है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों कथन के अनुसार देखें तो कथन पहला जो है वो कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अर्थात RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। इसके बाद कथन 2 कह रहा है, RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 ईस्वी को अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्रावधानों के रूप में प्राधिकृत किया गया है। दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा ज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण उसके बाद में विनियम 2001 के अनुसार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत होती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण में उसका पूर्वावलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को, 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही कथन नहीं है, इसको देखें तो इस तरीके से इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों जो कथन सही नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं के कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक के मूल्य के माल या सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई राज्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हम लोगों का ये चैप्टर रहा है
25वां अध्याय जो कि संसदीय अधिनियम से संबंधित है उसको हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विषयों को जानेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इस तरीके से हम लोग यहीं पे अपने इस सेशन को विराम देंगे और फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।